स्टार्ट यहाँ से करूंगा कि यार मेरे को थोड़ी रियलाइजेशन हुई अपनी वीडियोस को देख के कि लेवल उसका थोड़ा हार्ड होता जा रहा है। मतलब अगर 10वीं 11वीं का कोई स्टूडेंट है तो शायद वो पूरे टेक्निकल वर्ड्स को और चीज़ों को समझ नहीं पा रहा। तो अब से मेरी आगे की वीडियो में यही कोशिश रहेगी कि भाई वीडियो ऐसे बनाऊं कि हर अगर 10वीं का भी कोई बच्चा है ना तो वो वीडियो को समझ पाए। अब मैं स्टार्टिंग से आपको समझाता हूँ कि एक्चुअल में हुआ क्या है। पहले तो मोदी जी ने लक्षद्वीप में कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की नींव रखी है और उसमें कुछ 1150 करोड़ उससे थोड़े से ऊपर नीचे जो रुपए हैं उसमें इन्वेस्ट करे जा रहे हैं लक्षद्वीप की डेवलपमेंट में। अभी जो 1150 करोड़ रुपए है ना, हालांकि लक्षद्वीप के डेवलपमेंट के लिए काफी बड़ी अमाउंट है, लेकिन ओवरऑल अगर इंडिया की जीडीपी वगैरह देखा जाए कि इंडिया में जो बाकी के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें कितनी इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि 1700 करोड़ का तो यार बिहार में ब्रिज ही गिर गया था, तो इतनी भी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि उसके लिए मोदी जी खुद इनॉग्रेट करने आए। इसका एक पर्टिकुलर रीजन था। रीजन क्या है मैं आगे आपको समझाऊंगा। अगर कोई ऐसा है जिसको जियोपॉलिटिक्स में अच्छा खासा इंटरेस्ट है तो उसको तो काफी सारी बातें ऑलरेडी पता होंगी, लेकिन बाकी लोग जिनको नहीं पता है वो इस वीडियो से काफी कुछ सीखेंगे और मेरा काम ही है कि इंटरेस्टिंग वे में चीजों को सिखाना। पहले तो यार मोदी जी की, जैसे मैंने शॉर्ट्स में भी बोला था, उनकी टीम बड़ी ऑसम लेवल की बैठी हुई है। मोदी जी गए, फोटोज खिंचाए, किसी सेलिब्रिटी की जरूरत नहीं पड़ी, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज की जरूरत नहीं पड़ी। अक्सर आपने देखा होगा कई सारे जो टूरिज्म सेक्टर होते हैं राजस्थान के या कहीं और के, तो किसी न किसी सेलिब्रिटी को स्पॉन्सर करते हैं। अब उसमें पैसे तो खर्च ऑफ कोर्स होते ही हैं, लेकिन यहाँ कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारे तो पीएम साहब ही अपने आप में ब्रांड है, ट्विटर पर ट्रेंडिंग भी हो गए और पता ही नहीं चला, और इतने ट्रेंडिंग हो गए कि गूगल पे हाईएस्ट सर्च्ड कीवर्ड ही लक्षद्वीप बन गया और वो भी 2 दिन तक वो कीवर्ड रहा। कभी कभी तो मेरे को लगता है कि ये जो पूरी इक्वेशन है ना कि मोदी जी के कुछ सपोर्टर्स हैं और मोदी जी के कुछ हेटर्स हैं, ये इतने बने रहने चाहिए, क्योंकि अगर सपोर्टर्स ही हो गए ना सारे या लवर्स ही हो गए सारे, हेटर्स नहीं रहे, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड्स बंद हो जाएंगे। थोड़ी फीलिंग आती है कि भाई बने रहने चाहिए ताकि मजा आता रहे, ट्रेंड्स बनते रहे और चीजें बेटर होती रहे। ऑफ कोर्स कंट्री के लिए बेटर होंगी अगर आपके क्रिटिसाइजर भी हैं। खैर टॉपिक पे वापस आते हैं, जियोपॉलिटिक्स के एनालिसिस पे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मालदीव्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्री मानने की आपको जरूरत नहीं है। उसके बहुत सारे मल्टीपल रीजंस हैं। उनमें से एक तो बड़ा ही ज्यादा कॉमन रीजन है कि कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है, जो जियोपॉलिटिक्स और क्लाइमेट एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि 2050-60 तक ना मालदीव जो आइलैंड है ना उसका मोस्टली जितना भी पार्ट है, ज्यादातर आइलैंड्स जो है वो सी में सबमर्ज हो जाएंगे। क्लाइमेट कंडीशन ऐसी चेंज हो रही है और मालदीव कैरी नहीं कर पा रहा उस चीज को। 2050 तक 60 तक शायद मालदीव हो ना हो, भगवान ही जानता है। हालांकि ये कोई बात अच्छी नहीं है और इसे अप्रिशिएट भी नहीं करना चाहिए, लेकिन मालदीव कितना इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए ये बात का करना जरूरी था। जब मालदीव के साथ ये प्रॉब्लम होनी शुरू होगी, जो भगवान करे ना हो खैर, तो फिर वहाँ के लोगों को मूव करना पड़ेगा। मूव वो मोस्टली कहाँ करेंगे? आसपास के रीजन्स में। जो सबसे बढ़िया चॉइस उनके पास आती है वो ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया ने कुछ उन्हें ऑफर्स भी किए कि आप यहाँ मूव कर सकते हो, या फिर उनके पास जो बेटर चॉइस बचती है वो इंडिया बचती है। खैर वो 2050-60 तक की बात है, वो बाद में देखी जाएगी। अब मालदीव के ना कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं और इस पूरे वॉर में, मालदीव वर्सेस लक्षद्वीप के वॉर में बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लोगों का तो समझ में आता है, लोग तो इंडिया में भी पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन जब आपके मिनिस्टर्स वगैरह ऐसी बातें करने लग जाए ना, लगता ही नहीं है कि भाई अकल से बंदा बात कर रहा है या फिर कोई बंदा ऐसा है जो ऑफिशियल पोजीशन होल्ड करता है। जैसे एक मिनिस्टर है, डेप्यूटी मिनिस्टर, इनका नाम है अब्दुल्ला मजहूम माजिद। इनका ट्वीट है, व्हाइल आई विश सक्सेस फॉर इंडियन टूरिज्म, टारगेटिंग द मालदीव्स सो explicitly isn't diplomatic. India faces significant challenges competing in beach tourism, considering our resort infrastructure exceeds their total islands. Plus, this is your culture. और कल्चर में इन्होंने बहुत ही गंदी वीडियो दिखाई जिसमें लोग ओपन में सोच कर रहे हैं। इनको ऐसा लगता है जैसे हमारे कंट्री में ऐसा ही होता है हर जगह। ये जो वेस्ट की पूरी इमेज बनाई हुई है ये उसको फॉरवर्ड कर रहे हैं। यही होता है जब दो लोगों में बहस होती है ना, तो अक्सर आपने भी देखा होगा कि जिन लोगों को गिरना होता है ना, मतलब होता है ना कि एक बंदा गिर ही गया, वो आपकी वो कमजोर चीज उठा के लाएगा जो शायद आप हो भी ना, लेकिन वो उठा के लाएगा क्योंकि उस पर उसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, उसकी ईगो को, उसके हार्मोन्स को। एक और मैं ट्वीट देख रहा था, हसन कुरूसी, जीडीपी पर कैपिटा 2022, इंडिया $2410, मालदीव्स $11,700। अब मालदीव जैसे एरिया को अगर कोई इंडिया से कंपेयर कर रहा है तो उससे बड़ा बेवकूफ का कौन ही हो सकता है। खैर कंपेयर करना है तो भाई फिर मालदीव को कर रहा है तो फिर मुंबई से कर। मुंबई का पार्ट्स पर मिलियन के हिसाब से मेरे को लगता है $25,000 से भी ज्यादा है। और आगे भाई बोल रहा है, सो यस यू नीड टू बूस्ट इकोनॉमी टू फीड ऑल। अरे भाई इसको इकोनॉमी का कुछ भी अंदाजा नहीं है। चलो इसकी इकोनॉमी की आगे बात करूँ मैं, क्या इकोनॉमी है इनकी। जितनी मालदीव की टोटल जीडीपी है उतना तो इंडिया डोनेट कर देता है। मजे की बात है कि इन्हीं लोगों को डोनेट किया हुआ है मालदीव वालों को, आगे बताऊंगा मैं। अब ऐसे बहुत सारे ट्वीट्स हैं और भी गंदे गंदे ट्वीट्स हैं। अब एक चीज समझो आपकी, जो ये हेट है ना, टोटल हेट, ये ऐसे ही नहीं आ सकती यार, एकदम से ये कोई हेट नहीं आ सकती कि भाई लक्षद्वीप का टॉपिक छिड़ गया तो हम हेट करने लग जाए। ऐसे कितने टॉपिक्स होते रहते हैं, लेकिन इतनी गंदी हेट किसी की नहीं होती। इस हेट का एक पहले कोई हिस्टोरिकल पोजीशन रही होती है जो जियोपॉलिटिक्स से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। अब मैं वहां लेके जाता हूँ आपको। अभी पिछले कुछ महीनों पहले सितंबर 2023 में मालदीव्स में इलेक्शंस हुए थे और जो गवर्नमेंट वहां पे पहले थी वो गवर्नमेंट वहां से चेंज हो गई, प्रेसिडेंट बने नए। जो प्रेसिडेंट बने मोहम्मद म्यूजू, वो प्रेसिडेंट एक्चुअल में उनका जो पूरा मैनिफेस्टो था या उनकी जो रैलीज हुई थी ना, वो इंडिया के अगेंस्ट रैलीज करके बहुत हुई थी। इंडिया के अगेंस्ट मतलब इंडिया के सिटीजन्स के अगेंस्ट नहीं, इंडिया की मिलिट्री प्रेजेंस है मालदीव्स में, या यूं कह लो कि थी
कुछ गिनती के 75 के आसपास हमारे मिलिट्री पर्सनल मालदीव्स में थे, जिनके ऊपर इन्होंने पूरा अपना मैनिफेस्टो कर दिया और पूरी पार्टी को रन कर दिया, जो बहुत ही बेवकूफ़ी वाला स्टेप है। अगर आपकी गवर्नमेंट सिर्फ इस बात पे बन रही है कि 75 मिलिट्री पर्सनल, वो भी अनआर्म्ड, बिना किसी हथियार के आपके यहाँ पे हैं, और वो भी आपको सिखा रहे हैं एयरक्राफ्ट को चलाना, उन्हें इंजीनियर करना और बाकी की जो भी डिफेंस रिक्वायरमेंट होती है उन चीज़ों को वो ऑपरेट करना आपको सिखा रहे हैं ना, और उस पर आपकी गवर्नमेंट बन रही है, तो आपकी गवर्नमेंट का क्या हाल है आप सोच सकते हो। अब बात कुछ यूँ है कि मालदीव में हमारे इंडिया के बहुत लंबे टाइम से, बहुत ही पुराने टाइम से हमारे मालदीव के साथ कुछ अच्छे रिलेशंस हैं, जिसकी वजह से हमारी कुछ मिलिट्री डिप्लॉयमेंट होती है मालदीव में, हमेशा से रही है, वो अभी से नहीं है। और जितनी भी डिप्लॉयमेंट होती है उनके हाथों में हथियार नहीं होते। मान लो अगर किसी कंडीशन में आपको किसी आइलैंड से किसी बंदे को उठा के लाना है, पेशेंट हो सकता है, कोई और कंडीशन हो सकती है, वो उठा के लाना है, तो आपके बंदे इतने ट्रेन नहीं है, वो ट्रेन हमें करने पड़ते हैं। और बाकी जो एयरक्राफ्ट है उनकी मेंटेनेंस वगैरह भी हमें देखनी होती है। और मजे की बात तो ये है कि वो जो एयरक्राफ्ट है उनकी मेंटेनेंस वगैरह भी जो हो रही थी उसका खर्चा भी हम ही दे रहे थे, इंडिया वाले। तो प्रेसिडेंट मोहम्मद मुर्सी का कहना है कि हम किसी भी जियोपॉलिटिकल वॉर में नहीं पड़ना चाहते। ये जो पूरा सिस्टम है ये इंडिया चाइना की वजह से ही है, क्योंकि चाइना अपनी प्रेजेंस बढ़ाना चाहता है। इंडिया की प्रेजेंस पहले से ही मालदीव में थी, और इस पूरे सिनेरियो में वो चाहते हैं कि हम इस दोनों के बीच का मोहरा नहीं बनना चाहते, और इस वजह से हम जो है अपनी कंट्री की सॉवरेनिटी के लिए ये स्टेप ले रहे हैं कि भाई इंडियन आर्मी को हम बाहर निकालेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपकी जो डिप्लॉयमेंट है आप उसे धीरे धीरे कम करो, हम सीधे सीधे उसे खत्म करना चाहते हैं। साथ में मालदीव के प्रेसिडेंट ने यह भी बोला कि ऐसा नहीं है कि इंडिया की अगर यहाँ से मिलिट्री डिप्लॉयमेंट हटाई जाएगी तो चाइना की रख ली जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, दोनों की डिप्लॉयमेंट हटाई जाएगी। लेकिन पिछले कुछ टाइम से ये देखा गया कि भाई चाइना जब अपने डील कर रहा है मालदीव के साथ, उन सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में वो साथ में मिलिट्री बेस भी बना रहा है। दुनिया इतनी बेवकूफ तो है नहीं कि हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। चाइना का प्रेशर बढ़ रहा है कि इंडिया के जो मिलिट्री पर्सनल है, जो डिप्लॉयमेंट है, उसको आप हटाओ, और साथ में चाइना अपना बेस बना रहा है। चाइना से अगर पूछा जाए कि क्या आप आर्मी अपनी भेज रहे हो, वहाँ पे मिलिट्री पर्सनल भेज रहे हो, तो वो टोटली इसको डिनाई कर देता है। लेकिन जब मिलिट्री बेस की बात पूछी जाए तो वो कहता है कि हाँ वो तो हम बना रहे हैं, क्योंकि वो तो हमारा हक है, हमें अपने आप को डिफेंड करने का हक है। खैर ये जो पूरा गेम चल रहा है ये इसीलिए चल रहा है क्योंकि चाइना से फंडिंग आ सके मालदीव में, और उसके लिए इंडिया को पुश अवे करना जरूरी है, क्योंकि वो चाइना की डिमांड होगी। अब यहाँ तक भी आपको शायद लगे कि भाई जब चाइना की वो डिप्लॉयमेंट नहीं कर रहे हैं मिलिट्री पर्सनल्स की, सिर्फ मिलिट्री बेस ही बना है, और इंडिया की वो डिप्लॉयमेंट नहीं कर रहे, तो ये तो यार न्यूट्रल बात है ना, ये तो कोई भी कंट्री कर सकता है। इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि मालदीव के डिफेंस फोर्सेस में जो एयरक्राफ्ट हैं, डोर्नियर 228 और HAL ध्रुव, ये दोनों ही एयरक्राफ्ट, जो उनके पास 2 ही एयरक्राफ्ट है मेन, ये दोनों ही एयरक्राफ्ट इंडिया ने डोनेट किए हुए हैं। और इसी वजह से जो हमारे मिलिट्री पर्सनल वहाँ पे रहते हैं, जो उसके एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करना सिखाते हैं, उसको मेंटेन करना सिखाते हैं, इसी वजह से उनकी प्रेजेंस भी वहाँ पे होती है, वो भी अनआर्म्ड। जब उन्हें डिफेंस फोर्सेस की जरूरत थी तब हमने उनकी हेल्प करी, जब उन्हें मेडिकल हेल्प की जरूरत पड़ी तब हमने उनकी हेल्प करी। लेकिन जब आप जियोपॉलिटिकल के सिनेरियोज में हमें उनकी हेल्प चाहिए, तब वो लोग अपने हार्मोन्स को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, तब वो लोग अपने वोट बैंक को सेटिस्फाई करना चाहते हैं। और ये जो हेल्प मैंने अभी आपको गिनाई है ये तो कुछ भी नहीं है। 1988 में मालदीव गवर्नमेंट के साथ एक तख्ता पलट वाला इंसिडेंट हुआ था। एक बड़े बिजनेसमैन थे अब्दुल लुतुफी, और साथ में श्रीलंका का एक ग्रुप था जिसके बारे में शायद आपने सुना भी हो, पीपल लिबरेशन ऑफ तमिल आइलम। इन दोनों ने मिलकर प्लान बनाया कि जो मालदीव की उस टाइम की गवर्नमेंट थी उसका तख्ता पलट कर देंगे। और जब मालदीव की गवर्नमेंट को ये पता चला, प्रेसिडेंट साहब को ये पता चला, तो उन्होंने फिर इमरजेंसी कॉल मिलाने शुरू किए। कॉल मिलाए उन्होंने श्रीलंका को, पाकिस्तान को, USA को, UK को और इंडिया को। पाकिस्तान और श्रीलंका ने तो क्लियर कट मना कर दिया कि भाई हम तो हेल्प करेंगे नहीं। USA को फोन मिलाया तो उन्होंने बोला कि यार हम हेल्प तो करना चाहते हैं, लेकिन 2-3 दिन का टाइम तो हमें लगेगा, क्योंकि हमारा जो नियरेस्ट बेस है वहां से आने में भी टाइम लगेगा हमें 2-3 दिन का। फाइनली हेल्प करने कौन आया? इंडियन एयरफोर्स। ऑपरेशन कैक्टस यहीं ओरिजिनेट होता है और उसे सक्सेसफुली कर भी लिया जाता है। उसमें बहुत सारी इंटेलिजेंस लगती है और मालदीव को एक गंदे तरीके के केओस से और उसकी गवर्नमेंट का तख्ता पलट होने से बचा लिया जाता है। सारी दुनिया तारीफ करती है, मालदीव और इंडिया के रिश्ते बहुत सुधर जाते हैं। अब अगर किसी को लग रहा हो कि इंडिया को दिक्कत क्या है, तो दिक्कत यही है कि जब उनको हेल्प चाहिए थी तो हमने दी, और जब हमें हेल्प चाहिए तो उन्होंने अंगूठा दिखा दिया। खैर कोई बड़ी बात नहीं है, लोग अच्छे टाइम को भूल जाते हैं। बेसिकली जो पूरा पॉलिटिक्स है ये लोगों को भड़काने वाली बात है, और ये जो है ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया भर के एक्सपर्ट कहते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियन एक्सपर्ट डेविड ब्रीवस्टन ने बहुत पहले कहा था, द इंडियन मिलिट्री हैज बीन इन द मालदीव्स फॉर अ लॉन्ग टाइम, देयर इज नथिंग न्यू अबाउट इट, दे यूज द एयरक्राफ्ट टू एयरलिफ्ट sick or injured people from the isolated islands. I am sort of surprised that they think this is a bad thing. अब साथ में मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ऐसा नहीं है कि मालदीव के सारे लोग इस तरह की जो आइडियोलॉजी है उसको बिलोंग करते हैं, ऐसा नहीं है। मोस्टली मालदीव में 2 तरह की गवर्नमेंट होती है, खासकर जब हम रिलेटिवली इंडिया के हिसाब से सोचे तो। एक वो जो प्रो चाइना है और एक वो जो चाइना के फेवर में नहीं और उल्टा उसके अगेंस्ट में बोलती है। 2013 से लेकर 2018 तक एक गवर्नमेंट रही थी जो प्रो चाइना थी और अब्दुल्ला यमीन उसके प्रेसिडेंट थे। बढ़िया, उस टाइम मालदीव्स को मजा आ रहा था, पैसा फ्लो कर रहा था चाइना से मालदीव्स की तरफ, कुछ ब्रिजेस बन रहे थे, कुछ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे थे। लेकिन किसी की भी चाइना जब हेल्प करता है तो फ्री में तो करता नहीं है, और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब चाइना ने थोड़ी किसी की वो रहता है ना प्यार वाली हेल्प करने की कोशिश करी है, उसके कुछ ही टाइम बाद वो कंट्री जो है इकोनॉमिकल क्राइसिस में आता है,
वो बैंकक्रप्ट हो जाता है। 5 साल मजे लिए गए पूरे, इन्वेस्टमेंट आ रहा था, मजा आ रहा था, लेकिन 2018 में आते हैं इकोनॉमिक क्राइसिस मालदीव्स में। 2018 तक जो चाइना का डेप्ट है मालदीव्स के ऊपर, जो कर्ज है, वो 2 से 3 बिलियन डॉलर्स हो जाता है। अब कहने को ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है कि 2 से 3 बिलियन डॉलर्स हो गया, लेकिन जिस कंट्री की इकोनॉमी ही 5.3 बिलियन 2 बिलियन के आसपास हो 2018 में, उसके पास अगर 2 से 3 बिलियन डॉलर सिर्फ चाइना का है, तो ये एक डेब्ट ट्रैप्ट है। अब वो कंट्री आपको कैसे भी मैनिपुलेट कर सकता है। और यहाँ भी कौन हेल्प करने आया? इंडिया। 2018 के बाद इंडिया ने अप्रॉक्सीमेटली 1.5 बिलियन डॉलर्स की असिस्टेंस दिया, उनको हेल्प दिया, ताकि वो इस इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आ सके। और कुछ इसी वजह से जो है मालदीव की जो गवर्नमेंट है वो चेंज हो जाती है 2018 में, और जो गवर्नमेंट आती है वो इंडिया फ्रेंडली गवर्नमेंट आती है। जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है 2018 में, तो अब्दुल्ला यमीन को जेल भेज दिया जाता है, उन पे करप्शन के चार्जेस लगते हैं और वो जेल की तरफ प्रस्थान करने लग जाते हैं। नए प्रेसिडेंट बनते हैं मोहम्मद सोली। 2018 में जब गवर्नमेंट चेंज हुई तो मोहम्मद सोली नए प्रेसिडेंट का, पुराने प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन पे काफ़ी सारी एलिगेशंस थी कि चाइना के अंडर प्रेशर हम पे क्रिएट करवा दिया है, आप चाइना में मैनिपुलेट भी कर सकता है, जैसे चाहे वैसे कर सकता है। और ये हो ही रहा था ऑफ कोर्स। 2018 से 2023 का टाइम आ गया, तो जो नए प्रेसिडेंट बनने वाले थे उन्होंने दूसरी तरफ से भड़काना शुरू कर दिया, और भड़काया इस लेवल का कि मालदीव्स के कुछ बच्चे भी इंडिया आउट के फ्लैग लेके खड़े हुए थे। इवन इंडिया आउट की मूवमेंट चलाई गई, और जो प्रीवियस प्रेसिडेंट अब्दुल्ला यमीन जो जेल भेज दिया गया था जिनको करप्शन चार्जेस पे, उनको भी बाहर बुला लिया गया। हालांकि वो फिलहाल तो शायद हाउस अरेस्ट की कंडीशन में है। ओवरऑल खैर आप समझ गए होंगे कि मालदीव में जो लोग रहते हैं वो सारे ऐसे नहीं है कि वो इंडिया से हेट करते हैं या कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। बस बात कुछ यूँ है कि करंट गवर्नमेंट इंडिया के फेवरेबल नहीं है। और इसका एक बहुत ही पुख्ता सबूत ये भी है कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर मालदीव में कोई गवर्नमेंट बनी है तो वो सबसे पहले इंडिया ना आया हो जो प्रेसिडेंट बनता है। हमेशा ही ऐसे हुआ है कि वो इंडिया आया है। इवन जो अब्दुल्ला यमीन थे, जो 2013 से 2018 की गवर्नमेंट बनी थी, वो भी प्रो चाइना थे, लेकिन फिर भी वो पहली बार इंडिया ही विजिट किया था उन्होंने। लेकिन जो इस बार के प्रेसिडेंट बने, उन्होंने पहले टर्की विजिट किया, फिर वो चाइना विजिट कर रहे हैं, और वो इंडिया नहीं आए अभी तक। तो इस पूरे जियोपॉलिटिकल सिनेरियो में अब आप समझ गए होंगे कि मोदी जी क्यों गए लक्षद्वीप, और क्यों उन्होंने जो ये डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हैं उसमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया और फोटोज़ खिंचाए, पूरी प्रॉपर कैंपेन किया। क्योंकि मोदी जी तो उस टाइप के इंसान नहीं है ना कि जो देख लें सब कुछ और कुछ ना बोले। यहाँ तो इंडिया है, ये नया इंडिया है, चेंज हो गया है, बोलता बहुत कुछ है। और यार ये ज़रूरी भी है यार। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप किसी इंसान को अपने कंधे पे बिठाओ ना, तो वहीं से ही क्या करता है आप समझ सकते हो। और मेरे हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं होगी इससे डील करना। तो खैर जो लक्षद्वीप में मोस्टली मोदी जी ने इतना इंटरेस्ट दिखाया, प्रॉपर वीडियोस वगैरह बनवाई, उसका एक जियोपॉलिटिक्स सिनेरियो था जो मेरे को लगता है मैंने ठीक ठाक लेवल पे समझा दिया होगा। ज़्यादा मुश्किल या ज़्यादा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश नहीं करी। अब यहाँ मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा लोगों से कि भाई देखो, पॉलिटिक्स की अपनी डिबेट चलती रहेगी, बीजेपी कांग्रेस चलती रहेगी, वो देश के अंदर की बात है। जब बात देश के बाहर की आए तो मेरे हिसाब से सबको एक होकर बोलना चाहिए। ग्लोबल लेवल पे जो स्टैंड है वो एक ही लेना चाहिए और स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए। खैर बात रही मालदीव्स की, तो इमरजेंसी तो कभी भी आती है। इमरजेंसी में हमेशा इंडिया ने हेल्प की है। अब देखते हैं अगली इमरजेंसी कब आती है। सो दैट इज इट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।